और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और जिसका इंतजार था वो खबर अब सामने आ गई। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज होगा ऐलान। आपको बता दें 5 राज्यों में होना है विधानसभा का चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले अब इंतजार सबको इसी बात का था कि आखिर तारीखें कब तक आएंगी। तो आज वो दिन है जब चुनाव तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और इसके बाद चुनाव आयोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेगा। तो 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें यहां पर सामने आने वाली हैं। तो शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने जा रही है और चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो चुनाव हैं उनको चुनाव आयोग करवाने जा रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले इस बात पर ध्यान रहेगा कि कितने चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि इंतजार सबको करना पड़ा है। लग रहा था कि अब आने ही वाला है और आखिर वो दिन आ गया जब चुनाव की तारीखें सामने आने जा रही है। बिल्कुल, देखिए अदिति, सबकी नजर बंगाल पे है क्योंकि तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में पिछली बार भी एक ही चरण में चुनाव हुए थे, तो माना जा रहा है कि वहां एक ही चरण में चुनाव हुए थे। असम में 3 चरणों में चुनाव हुए थे 2021 में जो पिछला चुनाव हुआ था, तो वहां पर भी 2 से 3 चरणों में चुनाव हो गया। बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन बंगाल की जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 7 मई को खत्म हो रहा है और आज चूंकि चुनाव का ऐलान किया जा रहा है तो एक कानूनी व्यवस्था यह है कि चुनाव के ऐलान के बाद आमतौर पर 30 से 31 दिनों का समय होता है। तो 15 से 16 अप्रैल को पहला फेज हम मान के चल सकते हैं कि चुनाव हो सकता है। जब चुनाव आयोग की टीम गई थी कलकत्ता कुछ ही दिनों पहले, तो वहां पर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि कम चरणों में वहां चुनाव करवाया जाए। तो अभी ये संकेत ये मिल रहा है कि 2 से 3 चरणों में इस बार बंगाल में चुनाव करवा लिया जाएगा। इसके लिए जितने भी अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए चुनाव आयोग पहले ही गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार में राज्य में के जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, उनके साथ बैठक कर चुका है। तो बंगाल में मुझे लगता है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव होगा। इस बार 8 चरणों में चुनाव की तो कोई संभावना नहीं। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजरें जो हैं खासकर पश्चिम बंगाल पर रहने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी खास तौर से नजर टिकाए हुए है कि जो इतिहास है वो इस बार बन जाए, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने इस तरह का इतिहास रचा है। और अगर पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति की बात करें तो बहुत समय से यहाँ पर बीजेपी जो है अपने संगठन को लगातार मजबूत करती आ रही है और पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें भी हमने देखा था कि मुकाबला अच्छा खासा देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता का जो ब्रिगेड ग्राउंड है, ऐतिहासिक ग्राउंड है, बड़ी बड़ी वहां चुनावी रैलियां और सभाएं होती रही हैं। कल उन्होंने वहां सभा की है और बीजेपी का ये दावा है कि बहुत बड़ी सभा हुई है, सफल सभा हुई है। और अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, दिलीप घोष जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं बंगाल के, वो कह रहे थे कि कल जो सभा हुई है उससे ये बिल्कुल साफ है कि उनको खैर वो तो अपनी राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी पूरी है। वो उसने इस बार जो एसआईआर प्रक्रिया चली है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और देखिए अदिति, जो एसआईआर की प्रक्रिया चली है जिसमें अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है, 60 लाख ऐसे नाम थे जिस पर संदेह था और कोर्ट के आदेश के बाद उन 60 लाख नामों पर अलग अलग विचार किया जा रहा है। तो उसमें से कितने नाम फाइनली कटते हैं, कितने नाम जुड़ते हैं, इस पर भी चुनाव का परिणाम काफी हद तक निर्भर करेगा। और इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। यहाँ संसद में हमने देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनको हटाने के लिए एक महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया है तृणमूल कांग्रेस ने। तो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, बाकी चुनावी मुद्दों से अलग तृणमूल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। तो अब आज जब शाम को 4 बजे ऐलान होगा तभी ये इंतजार खत्म होगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होता है, किन किन तारीखों पर चुनाव होता है। लेकिन इतना तय है, जो हम बार बार कह रहे हैं, कि पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार 2 से 3 चरणों में, मैक्सिमम अधिकतम 2 से 3 चरणों में बंगाल में चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल। और प्रशांत, यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु भी एक वो राज्य रहेगा जिस पर सबकी नजरें रहेंगी पश्चिम बंगाल के बाद कि किस तरह से यहाँ पर रणनीति जो है वो रची जाएगी, क्योंकि तमाम हम देख रहे हैं जो समीकरण है वो भी तमिलनाडु में बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी की कोशिश ये है कि एक ऐसा गठबंधन, ऐसा गठजोड़ हो जाए जो सीधे जीत की तरफ ले जाए।
नहीं, बिल्कुल देखिए, तमिलनाडु, केरल, इस बार दक्षिण के दो प्रमुख राज्य हैं, वहाँ चुनाव हो रहा है। दोनों ही जगहों पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो अभी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उसने अपना अपना गठबंधन तैयार किया हुआ है। केरल में हम जानते हैं वहाँ यूडीएफ और एलडीएफ दो बड़े गठबंधन है। बीजेपी ने पिछली बार भी प्रवेश किया था लोकसभा चुनाव में, वहां 2 सीटें जीती थी, तो उसको जाहिर है वहां भी कुछ उम्मीद होगी कि उसको प्रदर्शन को बेहतर किया जाए। तमिलनाडु ने जो आपने सवाल पूछा, वहां एक तीसरा फैक्टर इस बार उभर कर आया है एक्टर विजयकांत का, जिन्होंने एक नई पार्टी अपनी बनाई है टीवी के। उस पर सबकी नजर होगी कि वो कैसा प्रदर्शन करती है। हमने देखा है कि दोनों ही तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से एक्टर विजय को, उनकी पार्टी को अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियां उसमें सफल नहीं हुई है। डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार कर लिया है। टीवीके का रुख क्या होता है, टीवीके किस तरह का प्रदर्शन करती है, उस पर भी इस पर निर्भर करेगा कि तमिलनाडु का जो रुख है, जो चुनावी रुख है, वो किस तरफ जाता है। चुनाव में चुनावी ऊंट जो है, अगर हम कहें तमिलनाडु में, वो किस करवट बैठेगा। तो अभी कई फैक्टर नए पैदा हुए हैं, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, और बंगाल में तो जो लगातार हम देख रहे हैं आमने सामने है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर अगर हम चरणों की बात करें, जैसे कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि 2021 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो 8 चरणों में हुए थे, इसलिए इस बार माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी जगहों पर शायद चुनाव आयोग की कोशिश ये रहे कि 1 या 2 चरणों में ही चुनाव जो है वो करवा लिए जाएं। नहीं, बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग के अधिकारियों का यह साफ कहना था कि 5 राज्यों में जो आज चुनाव की घोषणा होगी, उनमें सबसे बड़ी चुनौती बंगाल की है। उसकी वजह भी है, बंगाल का पुराना इतिहास भी रहा है, और दूसरी वजह यह है कि बंगाल की बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश के इलाके से लगती है, तो सुरक्षा की भी एक बड़ी चिंता रहती है। उस नाते भी 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब चुनाव आयोग की टीम गई थी कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयोग, हाँ, बीजेपी के अलावा तृणमूल कांग्रेस सभी पार्टियों ने कहा था कि कम से कम चरणों में चुनाव करवाया जाए। और मैं, जैसा मैं शुरू में कह रहा था अदिति, कि आप देखिए, चूंकि आज 15 मार्च है, अगर ये मान लें कि 2 से 3 दिनों बाद जो नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, तो भी उससे 28 से 29 दिनों का समय देना वो अनिवार्य है, वो कानूनी बाध्यता है। तो किसी भी कीमत पर समय भी उतना नहीं बचा। पिछली बार 26 फरवरी को ही बंगाल बाकी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया था, तो उस लिहाज से 20 दिन देर हो चुकी है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने पहले से ये तैयारी कर रखी थी, चूंकि सभी राजनीतिक दलों ने भी ये मांग की है कि इस बार कम चरण में चुनाव करवाए जाएंगे बंगाल में। उसके लिए जितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ेगी, उन सबका इंतजाम किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसलिए इस बार कम चरणों में चुनाव करवाया जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों की मांग भी है और फिजिबल भी है चुनाव आयोग को, ऐसा लगता है। लेकिन जो भी तैयारी है वो पुख्ता तैयारी की गई है, आयोग के अधिकारियों का ये कहना है। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उन्हें बता दें कि शाम 4 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, यानी कि आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव। पश्चिम बंगाल, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार टीएमसी और बीजेपी का जो सीधा मुकाबला होगा, किसके हाथ पश्चिम बंगाल की सत्ता लगने जा रही है, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार किसे चुनेगी। इसके अलावा असम, जहां पर पिछली बार एक बार फिर से बीजेपी ने सभी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया था और सत्ता पर बैठी थी। केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, इन 5 राज्यों में चुनाव होना है और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और प्रशांत, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता जो है वो भी यहाँ पर लागू हो जाएगी। और यहाँ पर प्रशांत, अगर हम असम की बात करें तो बीजेपी का जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। हमने पिछले चुनाव में देखा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से बाजी मारी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब कांग्रेस भी कोशिश पूरी करती नजर आ रही है, क्योंकि 2 जो लिस्ट है वो तक जारी हो चुकी है उम्मीदवारों की। जी बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस ने एक नया लीडरशिप वहां उतारा है। गौरव गोगोई, जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इस नाते वो सबसे बड़े वहां पर, उन्हीं की अगुवाई में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि नए नेता के साथ, नए युवा नेता के साथ पार्टी मैदान में उतर रही है
और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि करीब करीब 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। कल ही दूसरी लिस्ट उसकी तरफ से जारी की गई है। सब कुछ वहां पर इस बात पर निर्भर करेगा आदित्य, असम में, कि जो दोनों, खासकर कांग्रेस ने जो अपना गठबंधन बनाया है वो किस तरह से काम करता है। इस पर भी कुछ नए नए समीकरण वहां पर उभर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो मुख्यमंत्री है वहां, हेमंत बिश्व शर्मा, वो तो लगातार बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। उनका लगातार ये कहना है कि इस बार भी उनकी जीत होगी। 2 बार से बीजेपी वहां सत्ता में काबिज है, तो एक तरह से बीजेपी के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि इतिहास ही बनेगा असम में अगर तीसरी बार भी बीजेपी एक ही पार्टी वहां सत्ता में काबिज होती है। तो दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नए नेता के चेहरे पर वहां पर चुनाव में उतरे हैं तो वहां पर लोगों का जो समर्थन है वो पार्टी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की तैयारी भी वहां पर पुरजोर है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, असम में भी बहुत ही जोरदार लड़ाई होने की संभावना है। असम में पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार लगता है कि 2 चरणों में ही वहां पर चुनाव करवा दिया। बताऊं कि कब ये जो 5 असेंबलीज हैं उनका जो विधानसभा का कार्यकाल है वो कब खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले 5 राज्यों में बंगाल का ही जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है, तमिलनाडु का 10 मई को खत्म हो रहा है, केरल का 23 मई को और असम का 20 मई को खत्म हो रहा है। तो इस लिहाज से मई में ही सभी राज्यों की जो विधानसभा का कार्यकाल, जो सरकार की कार्यकाल है वो खत्म हो, उससे पहले ही यहाँ पर चुनाव करा लिए जाएं ताकि सरकार का गठन जो है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली जाए। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, खासकर पत्रकारों को खासतौर पर इंतजार रहता है और वो दिन एक तरह से कहा जाएगा कि आ गया कि 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि तारीखों के ऐलान के साथ ही जैनेंद्र आचार संहिता लागू हो जाएगी? बिल्कुल, और जैसा कि हमें अब मालूम है 4 बजे आधिकारिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोग की तरफ से रखा गया है, जिसमें कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। जैसा प्रशांत जी बता रहे थे कि हमने बिहार में भी देखा बीते दिनों में जो पिछला चुनाव हुआ है कि पहले के मुकाबले कम चरण में चुनाव करवाए गए। तो वही संभावना इस बार के जो 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले कम चरण होंगे और निश्चित तौर पर संहिता जो है वो चुनाव के ऐलान के साथ ही लग जाती है। हमने देखा प्रधानमंत्री दौरे पर थे चुनावी राज्यों के, खासतौर पर पिछले 2 दिनों में असम और बंगाल के वो दौरे पर थे और इस पहले से ये अनुमान जताया जा रहा था कि पीएम का जब कार्यक्रम बंगाल में खत्म होगा उसके बाद किसी भी दिन किसी भी वक्त जो है वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और वैसा ही हुआ। रविवार का दिन है आज, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। जाहिर सी बात है, दिलचस्पी यही जानने को लेकर है कि कितने चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव की तारीख और नतीजों की तारीख क्या होगी। जी बिल्कुल जैनेंद्र, और अभी हम और प्रशांत ये जिक्र ही कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा सबकी नजरें रहने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे का धीरे धीरे नजर आ रहा है। क्योंकि पिछली बार भी चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने वहां पर अपने संगठन को बहुत बड़े स्तर पर मजबूत किया है। और एक बार जैनेंद्र, आप और प्रशांत दोनों बने रहिए। ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से। ऋतिक, अब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एसआईआर का मुद्दा जो है वो कितना वहां पर हावी नजर आ रहा है या बहुत ज्यादा उसका असर नहीं है पश्चिम बंगाल में? किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये एसआईआर का ही होने जा रहा है। जैसे आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो, उन्होंने इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया। तो तृणमूल कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जो है लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का ये उनके खिलाफ आरोप है कि वोटिंग राइट्स बंगाल के लोगों के हाथ से छूटने वाला है। लेकिन अब जब ये अहम घड़ी आ गई है, खबरें मिल पा रही है कि आज 4 बजे ये ऐलान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि चुनाव बंगाल में इस बार किस तरीके से होगा। पिछली विधानसभा चुनाव की अगर जिक्र की जाए तो कई दफे में चुनाव हुआ है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। तृणमूल या फिर तमाम पार्टियों का ये चर्चा रहता है कि 7 कभी कभार 8 दफे तक भी चुनाव हुआ है। क्या इस समय जो सरकार बनने से पहले समय बाकी रह गई है कि इस बार चुनाव आयोग वो विचार विमर्श कर रहा है कि 7-8 दफे में चुनाव हो सकता है? सूत्रों के माने तो ये संभवतः तमाम पार्टी इस बात को लेकर बातचीत चल रही थी कि शायद 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। तो क्या बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से, जो शायद जिस पर सवाल या निशान लग चुकी है काफी सालों से,
और जिस तरीके से चुनाव के दौरान बंगाल में जिस तरीके से हिंसा फैलती है, क्या इस बार जो है ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में उस बात पर अंकुश लगा जा सकती है? ये सबसे बड़ी पहल है। जहां तक बात रही एसआईआर की, देखिए ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हो, विपक्ष में खड़े भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो विपक्ष के पार्टी है, इसी मुद्दे को लेकर अब चुनाव में खारे पर उतरेंगे। तृणमूल कांग्रेस लगातार इस बात को भुनाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में खुशहाल जिंदगी बंगाल के लोग जैसे मिल रहा है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटिंग राइट वो छीनने की मशक्कत की जा रही है और इस बात को लेकर तृणमूल पुरजोर विरोध कर रही है। ममता बनर्जी भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री रही है जो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और गुहार लगाई। और दूसरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उनका मुद्दा है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो माइग्रेंट और या फिर इलीगल वोटर्स जिस तरीके से यहाँ पर काफी सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री के भाषण में कल उन्होंने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड से भी इस शहर को संबोधित किया, उसमें भी ये मुद्दा सामने उतर कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम मुद्दा बनते नजर आ रहा है। और दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर ये हमें आकलन मिल रहा है और लोगों से बातचीत के जरिए भी जो हम समझ रहे हैं कि पिछले 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक साइजेबल एंटी इनकम्बेंसी जो है, नाराजगी वो लोगों के जहन में है, चाहे वो काफी सारे मुद्दे हो, जॉब स्कैम को लेकर मुद्दा हो या फिर आज जिगौर का घटना जिसमें एक जूनियर मेडिक को जिस तरीके से उसे हत्या की गई है और उसके बाद कोलकाता शहर में और राज्य में जिस तरीके से आक्रोश और विरोध प्रदर्शन किया गया, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट आकलन है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार की चुनाव आसान नहीं है, काफी मुश्किल भरा है। लेकिन इस बात को लेकर ये एसआईआर का जो मुद्दा है, लोगों की वोटिंग राइट, वो कितना लोग डिलीट होते हैं और इस बात को लोगों तक पहुंचाने में और बीजेपी के खिलाफ एक अहम प्रबल दावेदार के रूप पर ममता बनर्जी किस तरीके से खरी उतरती है, ये उनके लिए बड़ा मसला है। और वही सबसे बड़ी बात है, लोगों की अगर मन की बात कहे तो हमें जो लग रहा है कि लोगों के जहन में ये चल रहा है, क्या बंगाल में एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाएगा? ये सबसे बड़ी चुनाव आयोग हमने यही देखा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जो है वो भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। और पिछली बार के चुनाव हम सबको याद है कि किस तरह से वहां पर किस तरह के हालात बने थे। जैनेंद्र, हम सब ने वहां पर लगातार एक हिंसा का दौर देखा था चुनाव के वक्त और काफी आलोचना भी उस दौरान हुई थी कि आखिर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही थी। लेकिन जो बात यहाँ पर ऋतिक कह रहे हैं जैनेंद्र कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा बनता जा रहा है, क्या कहीं ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए ये जो मुद्दा है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है? पहली मुख्यमंत्री रही इस मामले को जाकर खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई थी इस मुद्दे को ले जाकर। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी की जो छवि है वो एक फाइटर की छवि है, एक आक्रामक नेतृत्वकर्ता की छवि है और इसी छवि के कारण वो सत्ता में आई हैं और 15 सालों से जबकि वो मुख्यमंत्री के पद पर है, इसके बावजूद उनकी ये छवि जो है वो बदस्तूर जारी है। और एसआईआर के मुद्दे पर भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कोलकाता की सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक नेतृत्व करती हुई वो नजर आई। हालांकि देखिए, हमने बिहार में ये देखा था कि चुनाव के पहले तो एसआईआर बड़ा मुद्दा था क्योंकि हर वोटर का नए सिरे से वोटर कार्ड बनाया जा रहा था, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो एसआईआर जो है वो केंद्रीय मुद्दा नहीं रह गया। जो स्थानीय सरकार थी उसके कामकाज, स्थानीय विधायक के जो उम्मीदवार थे उनकी छवि और कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द सारा चुनाव जो है वो सिपट गया। और खासतौर पर सबसे बड़ा मुद्दा बना महिलाओं को जो राशि मिली और उसके कारण महिलाओं का जो समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ, वो एक केंद्रीय मुद्दा बना। तो बंगाल में अब जबकि आज चुनाव का ऐलान हो जाएगा, के बाद किस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ता है ये देखना होगा। लेकिन देखिए, एसआईआर उनके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिनका वोट कट गया है। जिनका वोट कट गया है वो तो बूथ तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिनका वोट बना है उनके लिए एसआईआर बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं, ये एक बार जब चुनाव का बिगुल आज बजेगा इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके की बात होगी। लेकिन सरकार जब लोग चुनते हैं तो वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करके चुनते हैं। जो विरोधी पार्टियां होती हैं उनके वादों को देख करके और उनके में कौन से चेहरे हैं उनको देख करके चुनते हैं। तो एसआईआर एक मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या ये बनेगा ये अभी देखना होगा।
निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 15 सालों की सरकार जो उनकी है उसके कारण जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात ज्ञानेंद्र आप भी कर रहे हैं और ऋतिक भी कर रहे हैं, उसी एंटी इनकम्बेंसी की बात ऋतिक हमने देखा था कि 2021 में भी की गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा वो काम नहीं आया और ममता बनर्जी जो है वो सत्ता में उन्होंने वापसी की थी। यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करें ऋतिक, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चेहरा हमें पता है ममता बनर्जी है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कौन ऐसा चेहरा है जो ममता बनर्जी को वाकई में टक्कर देता हुआ नजर आता है, या ऐसा चेहरा नहीं है फिलहाल? देखिए, फिलहाल के तारीख का अगर जिक्र की जाए तो फिलहाल मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के अभी तक जो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई प्रबल दावेदार चेहरा अगर देखी जाए तो बंगाल के इतिहास रही है कि ज्यादातर इस तरीके से बंगाल के लोग वोट नहीं डालते अगर उनका कोई नेतृत्व नहीं है। अभी तक बीजेपी का कहना है कि उनके पास उस तरीके से बड़ा चेहरा नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है, मैंने भी जितनी बार बीजेपी के तमाम नेताओं से बात किए हैं वो इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जितना हवा है, एंटी इनकम्बेंसी और तृणमूल को हटाने का जो फिलहाल लोगों में जिस तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी है उसको कार्यरत करने का, उसको काम में लाने का कोशिश की जा रही है। बिल्कुल।